हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी शार्क। और जैसा कि डियर स्टूडेंट आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं आपके धीरे धीरे कंप्लीट करा रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट, जो कि आपके सिविक्स बुक का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर कराया था वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो कि काफ़ी सिंपल चैप्टर था, और उससे ही पहले हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी कर चुके हैं। तो इस तरह से डियर हमारे सिविक्स के चैप्टर धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, और आज हम लोग आपके लिए हैं डेमोक्रेटिक राइट्स वाला चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और डियर चैप्टर देखकर तो आपको ऐसा लग रहा हो कितना बोरिंग चैप्टर है, बट बिलीव इन मी डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। तो वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिए, और ज़रूर इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रही, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि आजकल हमारी सीरीज चल रही है कि हम छोटे छोटे वीडियोस ला रहे हैं, ताकि आपकी आंखों में भी इतना जोर ना पड़े और आप रोज़ जो है हर एक सब्जेक्ट को आधा आधा घंटा देते रहो। ठीक है, तो चलिए डियर आज हम लोग डेमोक्रेटिक राइट चैप्टर करेंगे, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखने वाले हैं, और साथ ही साथ जो है हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और आज इस चैप्टर का हम लोग जो चीज़ करने वाले हैं वो है डियर ओवरव्यू, लाइफ विदाउट राइट्स और प्रिजन इन गुआंटानामो बे। इसकी जो कहानी है आज हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। और ये जो 3 कहानियाँ आपकी बुक में दी है, सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरेबिया और इथेनिक मैसेकर इन कोसोवो, तो ये सारी कहानियाँ जो है आज के वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राइट्स इन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विदाउट एनी डिले। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसका ओवरव्यू पढ़ेंगे, और साथ साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगी, ताकि आप लोगों को अपनी नोटबुक में या कोई भी ऐसी किताब जिससे आप लोग पढ़ते हैं उसमें नोट कर सकेंगे, क्योंकि इससे डियर स्टूडेंट आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और कहीं ना कहीं आप लोग ज़्यादा जो है अच्छी तरह से सारी चीज़ें जो है पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। तो ये चीज़ सीरीज़ मैं बहुत समय से चला रही हूँ आपकी, कि भाई जो चैप्टर्स हैं उनको हम लोग करें, एक बार अच्छी तरह उनको पढ़ें, ताकि जो है हम लोग उनके इजी नोट्स भी बना सकें, जिससे आपको रिवाइज़ करने में आसानी होगी, है ना। तो इसलिए मैं नोट सीरीज़ भी लाती हूँ, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बताती हूँ जो आप अपनी कॉपीज़ में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। सो ओवरव्यू से हम लोग स्टार्ट करेंगे। In the previous 2 chapters, we have looked at 2 major elements of democratic government. ठीक है, तो हमने कौन से 2 मेजर एलिमेंट्स देखे थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमने देखा था जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, कैसे ये तीनों जो है काम करते हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर थ्री वी पहले चैप्टर में आपको पता है, जो पहला चैप्टर था डीएसटी ने आपका जो चैप्टर था आपका पहला वाला चैप्टर जो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में डीएसटी हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी के कुछ एलिमेंट्स, किस तरह डेमोक्रेसी के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। चैप्टर 3 जो था हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किस तरह से इलेक्ट करते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो उसका नाम था, उसमें हमने पढ़ा था किस तरह फ्री और फेयर मैनर्स में इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। चैप्टर 4 यानी कि वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में मैंने आपको पढ़ाया था कि इस तरह डेमोक्रेसी को जो है इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना पड़ता है, उनके रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, ताकि हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ईजिली रन हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इलेक्शंस एंड इंस्टीट्यूशन नीड टू बी कंबाइंड विद द थर्ड एलिमेंट, enjoyment of rights, to make the government democratic। देखो कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। इलेक्शन और जो इंस्टीट्यूशन है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, उनको जो है कंबाइन करना होता है एक और एलिमेंट के साथ। इलेक्शन हो गया और इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और जो इलेक्शन है यानी कि आपने लीडर चूज करा है, इन चीज़ों को कंबाइन किसके साथ होना पड़ता है, थर्ड एलिमेंट, जो कि क्या है, इंजॉयमेंट ऑफ राइट्स, यानी कि टू मेक द गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक। गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कैसे बनाओगे, कुछ तो राइट्स आपके पास होने चाहिए ना, जैसे राइट टू वोट, ये सारी चीज़ें, तभी तो आप गवर्नमेंट को जो है डेमोक्रेटिक बना पाओगे, है ना। सो नेक्स्ट इज इवन द मोस्ट properly elected rulers working through the established institutional process must learn not to cross some limits. Citizens' democratic rights set those limits in a democracy, ताकि जो नेता वगैरह लोग हैं वो अपनी लिमिट क्रॉस ना कर सकें, इसके लिए कुछ राइट्स बनाए जाते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। क्लियर? तो दिस इज व्हाट वी टेक अप द फाइनल चैप्टर ऑफ द बुक। We begin by discussing some real life cases to imagine what it means to live without rights. विदाउट राइट्स की कैसे लाइफ होगी। बच्चे आपको पता है आज हमारे पास राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है। अगर ये नहीं होता तो मे बी हमें बिना कुछ किए हमें डायरेक्ट जेल डाल दिया होता, मतलब कुछ आप में मुकदमा भी नहीं करा, आपको डायरेक्ट पकड़ा और जेल डाल दिया। आप अगर कुछ ऐसे जो है राइट्स नहीं होते
तो डिस्टेंट जितना फ्रीली आज हम बोलते हैं उतना फ्रीली क्या पता हम नहीं बोल पाते। अगर राइट्स नहीं होते तो क्या पता जिन वुमेंस को आज जो है वो पूरा फ्री होके वोट डाल सकती हैं, क्या पता अगर राइट्स नहीं होते तो अभी भी वुमेंस के पास वो वोटिंग राइट नहीं होता। तो डिजिटल बहुत सारी चीज़ें हैं, विदाउट राइट्स हमारी लाइफ कैसी होती है वो इमेजिन करना ही हमारे लिए बहुत टफ है, बिकॉज उसके बिना लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल थी। ठीक है, दिस लेट टू द डिस्कशन ऑन व्हाट वी मीन बाय राइट्स एंड व्हाई डू वी नीड देम। तो इसकी वजह से डिजिटल हमारा चैप्टर बनाया गया है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि राइट्स क्या होते हैं और क्यों हमें वो चाहिए होते हैं। एज इन द प्रीवियस चैप्टर्स द जर्नल डिस्कशन इज followed by the focus on India. We discuss one of its fundamental rights in Indian Constitution. Then we turn to how these rights can be used by ordinary citizens who will protect and enforce them. Finally, we take look at how the scope of right has been expanded. तो यहाँ से देखो बच्चे, ही दिस लीड टू, सबसे पहले तो हम समझेंगे राइट्स क्या होते हैं और क्यों हमें राइट्स चाहिए होते हैं। और प्रीवियस चैप्टर्स में हमने जो है डिस्कशंस में देखा है कि किस तरह जो है इंडिया में ये फॉलो होते हैं, तो आज भी हम इंडिया में फोकस करेंगे और कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं वो इसमें डिस्कस होंगे। साथ ही डायरेक्ट राइट्स को किस तरह से सिटीजन्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे। इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा और कौन एनफोर्स करेगा, दिस वी विल लुक। एंड हाउ द स्कोप ऑफ राइट इज़ एक्सपेंडिंग, दिस ऑल्सो वी विल लुक। किस तरह हमेशा जो है नए नए राइट्स आते जा रहे हैं। ठीक है, सो ये है आपका ओवरव्यू चैप्टर का। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पसंद आया हो। और अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे लाइफ विदाउट राइट्स और साथ ही साथ 3 कहानियाँ जो कि प्रिजन इन गुआंटानामो बे एंड गुआंटानामो बे। उसके बाद फिर जो है डिस्कशन आपका आता है सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। उसके बाद फिर आता है एथनिक मैसेकर इन कोसोवो। तो ये सारे जो है हम लोग कहानियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, सो डेमोक्रेटिक राइट आपके चैप्टर का नाम है, डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे चैप्टर है आपका। अब इस चैप्टर के जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में कंटेंट बहुत सारा है कवर करने को, तो हम वो कवर करेंगे आज। और मैं आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स भी बताऊंगी जो इस चैप्टर के लिए आपके एसेंशियल होंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। ठीक है, तो अब डिस्ट्रो हम लोग यहाँ पे आते हैं लाइफ विदाउट राइट्स में। तो डिस्ट्रो यहाँ पे लिखा है इन दिस बुक वी हैव मेंशन्ड राइट अगेन एंड अगेन। If you remember, we have discussed rights in each of the 4 preceding chapters. Can you fill the blanks by recalling the rights dimensions in each chapter? चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था डियर स्टूडेंट? द कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इंक्लूड्स। कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है भाई? राइट टू इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये तो हमने पढ़ा था, है ना? तो यही चीज़ जो है डियर स्टूडेंट आप लोग क्या करोगे? फिल करोगे। चैप्टर 2 में क्या दिया है? लेट्स सी। चैप्टर 2 में दिया है आ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिलीव दैट फंडामेंटल राइट्स वर क्वाइट सेंट्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज फंडामेंटल राइट्स डिस्टन क्वाइट जो है सेंट्रल थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। क्यों? तो डिस्टन इसका आंसर क्या होगा? डिस्टन इसमें हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज दीज राइट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर अस, राइट? तो इसी तरह डिस्टन जैसे इसमें कौन से राइट्स आते हैं? राइट टू लाइफ आता है ना, राइट टू फ्रीडम आता है, ये सारे राइट्स आते हैं। अब चैप्टर 3 में हमने क्या देखा था? एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू वोट एंड टू बी, देखो, एंड एवरी जो एडल्ट सिटीजन है वो हमारा राइट टू वोट कर सकते हैं एंड टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज चॉइस। सिमिलरली चैप्टर 4 हमारा था वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सो इफ अ लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू अप्रोच। अगर डिस्टन कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो हर एक सिटीजन जो है उसके पास राइट है कि वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को। ठीक है, सो लेट अस नाउ बिगिन विद द 3 एग्जांपल्स व्हाट इट मीन्स टू लिव इन एब्सेंस ऑफ राइट्स। अगर डिस्ट्रिक्ट हमारे पास राइट्स नहीं होते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिजन इन गुआंटानामो बे। ठीक है, तो जिसमें एक कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेटर लिखा गया है बाय एनस। ठीक है, जो कि जिसके जो फादर थे उनको गुआंटानामो बे में जो है प्रिजन में डाल दिया गया था जबकि उनकी कुछ गलती भी नहीं थी, तो उन्होंने लेटर लिखा था। ठीक है, सो आई वुड जस्ट गो एंड रीड इट। सॉरी स्टूडेंट, इसमें कोई एक्सप्लेन करने का पार्ट नहीं है तो मैं खाली रीड करूँगी। फर्स्टली, Dear Mr. Tony Blair, firstly, how are you? I sent a letter 2 years ago. Why didn't you reply? I was waiting for a long time, but you did not reply. Please
Can you give me an answer to my question? Why is my dad in the prison? Why is he far away in that Guantanamo Bay? I miss my dad so much. I have not seen my dad for 3 years. I know my dad has not done anything because he is a good man. I hear everybody speak about my dad in a nice way. Your children spent Christmas with you, but me and my brothers and sisters have spent Eid alone without our dad for 3 years. What do you think about that? I hope that you will answer me this time. Thank you. From Anis जैमिल इल बन्ना। ठीक है, 9 years old, और यहाँ पे डेट डाली है। ठीक है, टॉनी ब्लेयर को इन्होंने जो है लेटर लिखा था, तो यू कैन सी, जिसमें इन्होंने अपनी चिंता बताई है कि आपने भाई मेरे फादर को क्यों प्रिजन में डाला। मेरे फादर की तो कुछ गलती भी नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे। सो अब हम लोग गुआंटानामो बे की पूरी कहानी समझते हैं। तो प्रिजन गुआंटानामो बे, about 600 people were secretly picked up by the US forces from all over the world and put in the prison in the Guantanamo Bay, an area near Cuba controlled by American Navy and his father, Jamil al-Banna, and was among them. The American government said that they were enemies of US and linked to the linked to attack on New York on 11 September 2001. In most cases, the government of their countries were not asked or even informed about their imprisonment. Like other prisoners, Al Banna's family got to know that he was in the prison only through the media. Families of prisoners, media, or even UN representatives were not allowed to meet them. The US armies arrested them, interrogated them, and decided whether to keep them there or not. There was no trial before any magistrate in the US, nor could these prisoners approach the courts in their own countries. तो अब देखो डियर स्टूडेंट, 600 प्रिजनर्स थे, मतलब पीपल थे जो US फोर्सेस ने उठाए और उनको उठा के सीधे जो है प्रिजन में डाल दिया गुआंटानामो बे में। ठीक है, और ये जो गुआंटानामो बे है डियर स्टूडेंट, एरिया है क्यूबा में, जो कि जो है अमेरिकन नेवी द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। और अमेरिकन नेवी में कौन था? एनएस के फादर थे। ठीक है, जमिल एल बन्ना। ठीक है, तो अब देशन जो ये थे, ये इनके साथ थे, और जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है ये सस्पेक्ट करा कि भाई ये जो है एनिमीज़ हैं यूएस के, और ये न्यूयॉर्क में जो है अटैक करने वाले हैं 11 सितंबर 2001 में। तो देशन जो बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिनसे जो ये लोग जुड़े थे, 600 पीपल में से जो भी लोग थे जो अलग अलग कंट्रीज से एसोसिएटेड थे, उन कंट्रीज़ को ये इन्फॉर्म भी नहीं किया गया कि उनके लोगों को जो है इम्प्रिजनमेंट यानी कि प्रिजन में डाल दिया गया है। प्रिजनर्स की जो फैमिली थी, ये जो है इनको तभी पता चला मीडिया के थ्रू। ठीक है, और फैमिलीज़ हो गई प्रिजनर्स की, मीडिया या फिर कोई भी यूएन रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं अलाउड था यहाँ पे इनसे मिलने के लिए। यूएस आर्मी ने इनको अरेस्ट कर दिया, इनको इंट्रोगेट करा, इनको डायरेक्टली जो है जेल में डाल दिया था। ना कोई इससे पहले ट्रायल हुआ, कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इनको डायरेक्ट उठा के जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, और ये अपनी ही कंट्री में कोर्ट में सीक नहीं कर सकते थे अप्रोच, बिकॉज इनके पास कुछ भी ज़्यादा राइट्स नहीं थे। ठीक है, तो इस तरह डिस्टर हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा। अब डिस्टर हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन collected information on the condition of prisoners in Guantanamo Bay and reported that the prisoners were being tortured in the way that violated the US laws. तो अब डिस्टर जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये क्या है? मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की एसोसिएशन है, यानी कि ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है क्या, इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी कि जिस तरह से प्रिजनर्स की जो है कंडीशंस थी गुआंटानामो बे में, और इन्होंने जो है ये रिपोर्ट करा कि जो प्रिजनर्स थे उनको टॉर्चर किया जा रहा था, जो कि बिल्कुल ही यूएस के लॉज के अगेंस्ट था। यानी कि यूएस के लॉज में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि आप किसी को टॉर्चर भी कर सकते हो। ठीक है, सो अब यहाँ पे नेक्स्ट में आते हैं। दे वर बीइंग denied the treatment that even prisoners of war must get as per international treaties. यानी कि उनको खाना जो है बेकार सा दिया जाता था, उनको जो है बेसिक एसेंशियल भी नहीं दिए जाते थे, जो कि बिल्कुल ही गलत था।
ठीक है। मैनी प्रिजनर्स हैड ट्राइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज कंडीशंस बाय गोइंग ऑन द हंगर स्ट्राइक्स, यानी कि वो भूख हड़ताल में भी उतर आते थे अपना कहीं ना कहीं जो है प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है, इन जो कंडीशन जो उनको दी जा रही है इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। Prisoners were not released even after they were officially declared not guilty. Prisoners को डिसीजन तब भी रिलीज़ नहीं किया गया था जबकि वो जो है ऑफिशियली जो है नॉन गिल्टी जो है डिक्लेयर कर दिए गए थे, यानी कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो मतलब बिल्कुल गलती नहीं है उनकी। और ये जब उनसे बोल भी दिया गया था, डिक्लेयर भी कर दिया गया था, तब भी उनको जो है रिलीज़ नहीं करा था। एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाय द UN supported these findings. The UN Secretary General said that the prison in Guantanamo Bay should be closed down. The US government refused to accept these pleas. तो अब डिसीजन जो UN है यानी कि यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स आपका क्या आ गया, अमेरिका आ गया, और UN यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स जो लंदन वगैरह की साइड, ब्रिटेन वगैरह आ गया। ठीक है, तो अब डिसीजन इन्होंने जो है कहीं ना कहीं कहा कि जो गुआंटानामो बे में जो प्रिजन है उसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन जो US गवर्नमेंट है उन्होंने जो है अभी तक ये जो है एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है, तो अब डिसीजन हम लोग आगे आते हैं सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको गुआंटानामो बे की जो पूरी कहानी है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब हम मूव ऑन करते हैं सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरेबिया में सिटीजन्स के राइट्स कैसे वॉयलेट किए जाते थे। लेट अस सी। सो द केस ऑफ गुआंटानामो बे लुक्स लाइक एन एक्सेप्शन, for it involves the government of one country denying the rights of citizens of another country. Let's therefore look at the case of Saudi Arabia and position of the citizens with regard to their government. Consider this facts. तो अब जैसे हम लोग सऊदी अरेबिया का केस देखते हैं और कुछ कुछ फैक्ट्स यहाँ दिए हैं, लेट अस सी। तो यहाँ पे पहला इन्होंने दिया है द कंट्री इज रूल्ड बाय हेरिडिटरी किंग एंड द पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स। तो अब डिरेक्शनल कंट्री जो है हेरिडिटरी किंग, यानी कि एक किंग है जिसकी जो है डायनेस्टी किंग है, जो मतलब जिसकी डायनेस्टी जो है चली जा रही है। ठीक है, तो मतलब अगर एक राजा है उसने अपने बेटे को राजा बनाया, उसके अपने बेटे को राजा बनाया, तो मतलब इस तरह से चला आ रहा है वो सीक्वेंस। और जो लोग हैं, जो जनता है वहाँ की, वो अपने राजा को इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो खुद जो है चुनाव नहीं कर रहे हैं, खुद जो है चूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो डिसीजन क्या है, ऐसे में आप मानोगे कि उनके पास राइट्स हैं? नहीं, उनके पास बिल्कुल राइट्स नहीं। अगर उनके पास राइट्स होते सिटीजन्स के बाद तो वो अपने राजा को खुद चुनते। ठीक है, तो वो खुद नहीं चुन पा रहे। ठीक है, अब डिसीजन हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, The king selects the legislature as well as the executive. He appoints the judges and can change any of their decision. अब देखो यहाँ पे जो राजा है वही जो है लेजिस्लेचर भी चुन रहा है, यानी कि जो मतलब लेजिस्लेचर जो गवर्नमेंट होती है जिसमें लेजिस्लेचर यानी कि जो लॉ बनाते हैं उन लोगों को भी जो है यही चुन रहा है, और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं यानी कि जो लॉ को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं उनको भी जो है राजा ही चुन रहा है। ठीक है, और राजा के पास इतनी पावर है कि वो जो है जजेस को भी अपॉइंट कर रहा है, और अगर जजेस का डिसीजन उनको पसंद नहीं आया या उनके मतलब में नहीं है तो उस डिसीजन को भी जो है खारिज कर दे रहा है। तो राजा के पास इतनी पावर आ रही है। ठीक है, तो क्या ये राइट्स है? नहीं है। ठीक है, अब डिसीजन आगे आते हैं। सिटीजन्स कैन नॉट फ्रॉम फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्क डज नॉट लाइक। अब डिस्टर यहाँ पे सिटीजन जो है अपनी खुद की पार्टीज नहीं बना पा रहे हैं। आजकल तो आप देखते होंगे कि जगह जगह में लोग अपनी पार्टी बना दे रहे हैं। ठीक है, हमारा चुनाव चिन्ह अलमारी है, घंटी है, मतलब अलग अलग बन जा रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि भाई कोई भी सिटीजन जो है अपना खुद की पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं बना सकता। और मीडिया जो है यानी कि टेलीविज़न वगैरह, फ़ोन वगैरह, मतलब टीवी में जो हम न्यूज़ चैनल्स देखते हो, आज तक हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है, तो उसमें जो है कोई भी मीडिया मोनार्क यानी कि जो रूल कर रहा है उसके अगेंस्ट कोई भी खबर नहीं दिखा सकता। ठीक है, अब डिस्टर हम लोग नेक्स्ट आते हैं। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू many public restrictions. The testimony of one man is considered equal to that of two women. ठीक है, तो वुमेन जो है डिस्टेंट उनको जो है सब जगह पब्लिक रिस्ट्रिक्शन में वुमेन अलाउड नहीं है, वुमेन्स को आने नहीं दिया जा रहा है। और जो टेस्टिमनी ऑफ वन मैन है वो जो है किसके इक्वल है? दो मैन, मतलब एक जो मैन की इनकम है वो दो वुमेन की मिला के इनकम के बराबर है, यानी कि वुमेन को इनकम जो है कम मिल रही है मैन के बराबर। ठीक है, मैन से अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो वुमेन को कम मिल रही है इनकम, तो ये चीज़ हो रही है। तो क्या आप ये सारी चीज़ें देखकर कह सकते हो कि सऊदी अरेबिया में जो है डिस्टेंट आपके राइट्स थे
सिटीजन्स को राइट्स मिले थे? नहीं मिले थे, ठीक है। तो अब हम आगे आते हैं। दिस इज ट्रू जस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, देर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर सेवरल ऑफ दीज कंडीशंस एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था डिस्टेंट सऊदी अरेबिया का, लेकिन अभी भी डिस्टेंट वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इनमें से कुछ ना कुछ कंडीशंस तो ज़रूर एग्जिस्ट करती होंगी। अब डिस्टेंट हम लोग आते हैं इथेनिक मैसेकर इन कोसोवो, ठीक है। सो यू माइट थिंक दैट दिस इज पॉसिबल इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की बट नॉट इन द कंट्रीज विच चूज देयर रूलर्स। तो अब देखो, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो अभी तक आपने बताया कि सऊदी अरब में ये सब हो रहा है, ये तो सिर्फ एक एब्सोल्यूट मोनार्की में हो सकता है, लेकिन ऐसी कंट्रीज़ में नहीं हो सकता जहाँ पे लोग अपना खुद का रूलर चूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियस सिचुएशन सब लोग ये सोचेंगे भाई ऐसी कंट्रीज़ में क्यों होगा, बट लेट अस सी द कहानी ऑफ कोसोवो। Just consider the story from Kosovo. This was a province of Yugoslavia before its split. तो ये जो है रिसेंट प्रोविंस कोसोवो क्या थी, एक प्रोविंस थी यूगोस्लाविया की, जब तक कि वो स्प्लिट नहीं हुई थी। इन दिस प्रोविंस द पॉपुलेशन वॉज ओवरवेलमिंग इथनिक एल्बेनियन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिस्टेंट पॉपुलेशन में ज़्यादातर कौन थे, इथनिक एल्बेनियन थे, ठीक है। अब डिस्टेंट बट इन द इंटायर कंट्रीज सर्ब वर द मेजॉरिटी, ठीक है। तो लेकिन डिस्टेंट जो इंटायर कंट्री में जो सर्ब्स थे वही जो है क्या थे, मेजॉरिटी में थे, ठीक है। तो अगर डिस्टेंट यूगोस्लाविया की बात करें तो जब तक वो स्प्लिट नहीं हुई थी, यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो मतलब इथेनिक एल्बेनियन थे, ठीक है। लेकिन इंटायर कंट्री में अगर पूरी कंट्री की बात की जाए तो डिस्टेंट पूरी कंट्री में जो सर्ब्स थे वो मेजॉरिटी में थे। द नैरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट मोलसेविक, तो अब देखो मिलोसेविक जो थे डिस्टेंट आपके, मोलसेविक मैंने कह दिया था गलती से, मिलोसेविक, ठीक है। तो नेशनलिस्ट जो थे मिलोसेविक, इन्होंने क्या किया, मोलशेविक, ठीक है, प्रोनाउंस मोलशेविक, ओके। तो जो नैरो माइंडेड डिस्टेंट सर्ब नेशनलिस्ट थे मोलशेविक, इन्होंने जो है इलेक्शन में जो है ये बिल्कुल जीत गए थे, तो इन्होंने जो है गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। हिज गवर्नमेंट वॉज वेरी हॉस्टाइल टू कोसोवो एल्बेनियंस, तो इनकी जो गवर्नमेंट थी बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल थी कोसोवो एल्बेनियंस में, और इनको जो है कहीं ना कहीं चाहते ही वांटेड द सर्ब टू डोमिनेट द कंट्री, चाहते थे कि भाई सर्ब्स ही जो है कंट्री को डोमिनेट करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा था, ध्यान से पढ़ो। Yugoslavia before its split in this province, the population was overwhelming ethnic Albanian, ठीक है, एल्बेनियन इथेनिक एल्बेनियन थे, ठीक है, इस वाली जो एरिया में थे। तो लेकिन वो चाहते थे कि भाई इस एरिया में भी अल्बेनियन क्यों रहे, पूरी जो कंट्री है उसमें जो है सभी जो है डोमिनेट करें, ठीक है, सब लोग को डोमिनेट करें, ठीक है। तो अब डिस्टेंट यहाँ पे क्या हुआ, मेनी सर्ब्स लीडर थॉट दैट इथेनिक माइनॉरिटीज लाइक एल्बेनियन शुड ईदर लीव द कंट्री और एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ सर्ब। इन्होंने कहा कि भाई हम लोग मेजॉरिटी में हैं तो एल्बेनियन जैसे लोग एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, या तो इनको कंट्री लीव कर देनी चाहिए या फिर जो हम लोग इनको डोमिनेट करते हैं इनको ये सहन करते रहना है और बिल्कुल भी इनको कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, दिस इज व्हाट हैपेंड इन एल्बेनियन फैमिली इन अ टाउन इन कोसोवो इन अप्रैल 1999। तो डिफरेंट यही कुछ हुआ एल्बेनियन फैमिली में जो कि कोसोवो में थी, और ये अप्रैल 1999 की कहानी है। तो 74-year old बतीशा हॉक्सा was sitting in the kitchen with her 77-year-old husband। तो अब जिसमें 74 ओल्ड एक बतीशा हॉक्सा थी जो कि किचन में बैठी थी, और उनके 77 ओल्ड के हस्बैंड थे इज़्ज़त, ठीक है, स्टेइंग वार्म बाय द स्टोव, ठीक है, स्टोव के द्वारा उनको गर्मी आ रही थी। दे हैड हर्ड द एक्सप्लोजन्स बट डिड नॉट रियलाइज दैट सर्बियंस ट्रूप हैड ऑलरेडी एंटर्ड इन द टाउन, ठीक है। तो उन्होंने एक्सप्लोजन वगैरह तो सुने बट ये रियलाइज़ नहीं करा कि भाई जो सर्बियंस के ट्रूप्स हैं वो ऑलरेडी जो है टाउन में एंटर कर चुके हैं। द नेक्स्ट थिंग शी न्यू 5 or 6 soldiers had burst through the front door and were demanding, "Where are your children?" They shot Izzat 3 times in the chest, recalled Batisha, ठीक है। तो इन्होंने जो है फिर जैसे ही नेक्स्ट थिंग जो वो जानती थी वो ये थी कि भाई 5-6 सोल्जर्स आए, उन्होंने जल्दी से उनका जो फ्रंट दरवाज़ा है उसमें वो बिल्कुल दरवाज़ा तोड़ा, उन्होंने अंदर आए और उन्होंने बोला आपके बच्चे कहाँ हैं, और उन्होंने जो इज़्ज़त है यानी कि बतीशा के हस्बैंड जो थे 77 ओल्ड, ठीक है, तो उनको जो है 3 टाइम्स बिल्कुल उन्होंने जो है गोली चलाई उनके चेस्ट में, ठीक है,
और with her husband dying before her, the soldiers pulled the wedding ring off her finger and told her to get out. ठीक है, तो भाई बस उसके हस्बैंड मर ही रहे थे उनसे पहले और उसके बाद फिर उन्होंने जो है फट से वेडिंग रिंग जो है सोल्जर्स ने उनकी जो है निकाली और उनसे कहा कि भाई तुम बाहर जाओ. आई वॉज नॉट इवन आउटसाइड द गेट वेन दे बर्न द हाउस. और जिसमें बतीशा बताती हैं कि वो जो है हाउस के बाहर भी नहीं आई थी तब तक उन्होंने जो है पूरा घर जला दिया था. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट इन द रेन विथ नो हाउस, नो हस्बैंड, no possessions, but clothes she was wearing. But the clothes she was wearing. तो उन्होंने कहा कि भाई ये स्ट्रीट में आई, रेन में खड़ी थी, रेन हो रही थी उस समय, और ना इनके पास घर था, ना इनके पास हस्बैंड थे, ना कोई पोजेशंस थे, सिर्फ और सिर्फ इनके पास क्लोथ थे जो कि ये पहना हुआ था इन्होंने. ठीक है, दिस न्यूज़ रिपोर्ट वॉज टिपिकल ऑफ वॉट हैपन टू थाउजेंड्स ऑफ अल्बेनियंस इन द पीरियड. तो ऐसा ही देश में बहुत सारे अल्बेनियंस के साथ हुआ उस पीरियड में. Do you remember that this massacre was being carried out by the army of their own country? और देशों ऐसा यहाँ तक भी हुआ कि जो बहुत सारे अल्बेनियंस थे उनको पूरा इकट्ठा मार दिया जाता था और ये उनकी खुद की कंट्री की आर्मी करती थी, वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ लीडर हु केम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. ऐसे लीडर के अंदर वो काम कर रहे थे जो खुद उनके लोगों ने इलेक्ट करा था, डेमोक्रेटिक इलेक्शन से वो लीडर आया था. This was one of the worst instances of killings based on ethnic prejudices in recent time. ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा गंदा जो हुआ था मैस्कर उसका मैं आपको बताया जा रहा है. Finally, several other countries intervened to stop this massacre. Milosevic lost power and was tried by the International कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. तो उसके बाद जिसने जो मोल्शेविक है, ठीक है, उन्होंने जो है पावर लॉस कर दी थी, यानी कि बाद में उनकी पावर चले गई थी और उनको जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ने जो है ट्राइड किया था, मतलब उनको जो है फांसी वगैरह जो है सज़ा मिली थी. ठीक है, अब दोस्तों इस तरह हमने आज की वीडियो में जो है क्या करी, तीनों कहानियाँ पढ़ी, हमने देखा किस तरह से चीज़ें हो रही थी. नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे राइट्स इन डेमोक्रेसी. तो कंटिन्यू रहिए स्टडी शार्क के साथ ये जर्नी करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों. अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी छोटी सी जो कोशिश है ये शायद हमें इतनी फैसिलिटीज़ हमारे पास ले आएगी जिससे हम आपके लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ है वो अवेलेबल करा पाएंगे. Thank you so much, dear students, for watching the video.